नमस्कार। समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल आज आप लोगों के समक्ष साहित्य की ऐसी विधा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसे एकांकी कहते हैं। एकांकी का पठन और श्रवण हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ, ये वही है जिन लोगों ने मेरी पुरानी एकांकियां देखी होंगी, उन्हीं में से एक। वो कौन सी है, चलिए देखते हैं। ये एकांकी, जिसका शीर्षक है चार एकांकी, यानी कि इस पुस्तक में चार एकांकियां समाहित हैं और ये रचित है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। और इसमें से मैंने आप लोगों के समक्ष दो एकांकियां पहले भी प्रस्तुत की है। एक तो संघमित्रा और दूसरी उसी की कड़ी समझ लीजिए, सिंहल विजय। और फिर ये पुस्तक क्योंकि मैंने लाइब्रेरी से मंगवाई हुई थी, इशू करवाया था लाइब्रेरी से, तो फिर मुझे समय पे लौटाना पड़ा था और उसके बाद फिर मौका नहीं लगा। और अभी बाद में मैं फिर से लेकर आई हूँ और इसमें अभी दो एकांकियां बच रही हैं, एक तो अमर ज्योति और दूसरा राम राज्य। और जिस तरह से कि मैं देख रही हूँ कि साहित्य को सुनने वाले और साहित्य को देखने वाले लोग शायद कम हो गए हैं, तो जिस तरीके से सिंहल विजय के लिए मेरे पास एक अनुग्रह आया था और मैंने उसे पढ़ा था आप लोगों के समक्ष, ठीक उसी तरह से राम राज्य का आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है जब लोग इस तरीके के साहित्य की डिमांड करते हैं कि हाँ, ये भी पढ़िए, ये भी हमें सुनाइए और इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। तो एकांकी जो होता है उसमें पर्दा एक ही बार उठता है और फिर लास्ट में एक ही बार गिरता है। हाँ, दृश्य बदलते रहते हैं, तो इसमें देखते हैं कितने दृश्य हैं और उसी तरीके से हमारी ये यात्रा भी चलेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस यात्रा में आप सहभागी बनेंगे, क्योंकि मैंने जिम्मा लिया है साहित्य के प्रचार और प्रसार का, और अपने स्तर पे मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि आप मेरे इस यात्रा में सहभागी बने। तो चलिए देखते हैं कितने दृश्य हैं हमारे राम राज्य में। तो राम राज्य में कुल 6 दृश्य हैं और मैं कोशिश करूंगी कि इसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। जैसा कि आपको पता है कि राम राज्य शब्द जो है ये गांधी जी के संदर्भ में यूज हुआ था, लेकिन ये जो एकांकी है इसमें राम राज्य गांधी जी के सपनों का भारत नहीं है, बल्कि उस समय की जो राजनीति थी, जिस समय ये लिखा गया था, उस समय की जो राजनीति थी, उस समय जिस तरीके से कार्य करने की शैली थी, उसके ऊपर एक बहुत ही करारा व्यंग्य है। और श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने व्यंग्य के हथौड़े से उस समय की राजनीति में काम काज करने की जो शैली थी उसके ऊपर चोट मारते चले गए हैं, और जिसकी स्पष्ट आवाज हमें इसमें सुनाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रामराज्य एकांकी। प्रवक्ता कहता है कि आज से ठीक 100 वर्ष बाद, याद रखिए, आज से ठीक 100 वर्ष बाद, अर्थात 2051 ईस्वी में, यानी ये 100 वर्ष बाद की बात उस समय कर रहा है, यानी कि 1951 ईस्वी की बात कर रहे हैं। और उस समय किस तरीके से कामकाज होता था, इस कार्यशैली पे खास करके ध्यान देना है। तो किस तरीके से बात हो रही है ये हम देखते हैं कि आज से ठीक 100 वर्ष बाद, याद रखिए, आज से ठीक 100 वर्ष बाद अर्थात 2051 ईस्वी में जरा अपनी कल्पना को तीव्र होने दीजिए। आज की पार्थिवता को पीछे धकेल कर उसे उड़ान भरने दीजिए और चलिए 2051 ईस्वी में। और आज हमारे यहाँ कौन सा साल चल रहा है, यदि हम इसे देखने की कोशिश करें, ये राम राज्य जो है ये एक रेडियो रूपक है, यानी कि 2051 की बात कर रहे हैं और अभी भी जो साल चल रहा है वो 2024 चल रहा है, यानी इसकी कल्पना जो की जा रही है वो आज से भी आगे की बात है। तो दृश्य 1 में क्या कुछ होता है, चलिए देखते हैं। हवाई जहाज के उड़ने और उतरने के शब्द। स्वागताधिकारी: नमस्कार श्रीमती जी, नमस्कार महोदय। स्त्री कहती है नमस्कार और पुरुष कहता है नमस्कार, यानी एक स्त्री और पुरुष कहीं से आ रहे होते हैं हवाई जहाज से, और जब वो उतरते हैं तो जो स्वागताधिकारी है वो वेलकम कर रहे हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं।
और उनके बीच क्या बातचीत होती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। स्वागताधिकारी कहते हैं कि आप कहाँ से पधार रहे हैं, आप कहाँ से पधार रहे हैं, आपकी शुभ यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो पुरुष कहता है कि हम दक्षिणी ध्रुव प्रदेश से आ रहे हैं, वहां पर हम लोग एक उपनिवेश बनाने जा रहे हैं। उस ध्रुव प्रदेश में हम जो एक नवीन समाज बनाने जा रहे हैं, उसकी आधारशिला क्या हो, इसके लिए भिन्न भिन्न देशों की सामाजिक पद्धति के अध्ययन के लिए हमने भिन्न भिन्न देशों में शिष्टमंडल भेजे हैं। आपके देश में आने का सौभाग्य हम दोनों को मिला है। यानी साउथ पोल पे ये एक उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बनाना चाहते हैं, और वहाँ का समाज कैसा होना चाहिए इसके लिए एक शिष्टमंडल अलग अलग देशों में जा रहा है। उनमें से एक शिष्टमंडल भारत भी पहुंचा है, और किस साल पहुंचा है ये हमें नहीं भूलना है। ये काल्पनिक रूप से 2051 में पहुंचा है। तो स्वागताधिकारी कहते हैं कि बड़ा ही शुभ उद्देश्य से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आपको ज्ञात ही होगा, हमने तो अपने यहाँ बापू के आदर्श के अनुसार राम राज्य की स्थापना कर ली है, और हमारी आशा है एक दिन सारा संसार बापू के उस आदर्श को अपनाएगा। स्त्री कहती है कि हाँ, पूज्य गांधी जी के महान देश को अपनी आंखों से देखने के लिए ही तो हम यहाँ भेजे गए हैं। स्वागताधिकारी कह रहे हैं कि हम आप लोगों को सारी सुविधाएं देंगे। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही अतिथि को देवता माना गया है, अतिथि देवो भव। उसके बाद पुकारता है परिचालक, परिचालक वो बुलाता है काम करने वाले किसी व्यक्ति को। तो परिचालक आके कहता है महोदय, स्वागताधिकारी कहते हैं कि आप इन्हें जवाहर अतिथिशाला में ले जाएं। आगत व्यक्तियों से हमने अपने विदेशी अतिथियों के लिए जो विश्रामागार बनाया है, उसके नाम के साथ अपने प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जोड़ रखा है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व का पाठ सिखाया है। तो स्त्री कहती है कि हम उनके स्मारकों और स्मृति चिन्हों को भी देखना चाहेंगे। स्वागताधिकारी कहते हैं कि आपको सारी चीजें देखने की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। और फिर स्वागताधिकारी पुरुष से कहते हैं कि लेकिन आप अतिथिशाला में जाएं, उससे पहले एक निवेदन है। तो स्वागताधिकारी जो हैं उन्हें ये बताते हैं कि हमारे यहाँ विदेश से जो भी अतिथि आते हैं उनको आराम करने के लिए जो जगह दी गई है, उस विश्रामशाला का नाम हमने अपने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखा है, और वहीं पे आप जाके विश्राम कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि आप जाएं, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। तो पुरुष पूछता है कि ऐसी क्या बात है। कहता है कि आज्ञा दीजिए। पुरुष कहता है कि आज्ञा दीजिए। तो स्वागताधिकारी कहते हैं कि हमारे यहाँ आज्ञा नहीं दी जाती, निवेदन किया जाता है मुस्कान के साथ। निवेदन यह है कि यदि आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र हो तो उसे यहीं रख दीजिए। पुरुष शंकित नजरों से देख के कहता है, ओहो, तो आप मुझे निशस्त्र करना चाहते हैं? यह तो किसी परदेशी पर अत्याचार है। तो स्वागताधिकारी हंसते हुए कहते हैं कि हर विदेशी ऐसा ही कहता है महोदय। हम आपसे शस्त्र यहीं रख देने को इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ शस्त्र रखना बर्बरता और पशुता का चिन्ह समझा जाता है। आदमी ने शस्त्र का प्रयोग बनेले भैंसों, बाघ, सिंहों और विषधर नागों से सीखा। पूज्य बापू ने हमें अहिंसा का पाठ सिखाया था। हमारे गले के नीचे भी पहले यह बात नहीं उतरती थी। पुरुष कहता है किंतु यदि हम पर प्रहार किया जाए तो हम आत्मरक्षा कैसे करेंगे? पुरुष कहता है कि आप हमें यहाँ पे निहत्था कर देंगे। आप हमें विश्रामालय में जाने से पहले ही अस्त्र शस्त्र रखने के लिए कह रहे हैं, और यदि हम यहाँ पे अस्त्र शस्त्र रख देंगे तब तो हम शस्त्र विहीन हो जाएंगे, निहत्थे हो जाएंगे। तो आगे चल के यदि हम पे कोई वार करेगा, किसी तरीके का हमला होगा, कोई आक्रमण होगा हमारे ऊपर, तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तो स्वागताधिकारी जो ये कहते हैं कि हमने तो गांधी जी से अहिंसा का पाठ सीखा है हमारे यहाँ, और ये बात जो अहिंसा की हम कर रहे हैं, पहले हमारे भी गले नहीं उतरती थी कि ये कैसे संभव है अहिंसा के साथ रहना, लेकिन अब हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप अस्त्र शस्त्र यहीं पे रख के जाइए। तो पुरुष वही कह रहे हैं कि किंतु यदि हम पर प्रहार किया जाए तो हम आत्मरक्षा कैसे करेंगे?
स्वागताधिकारी कहते हैं कि प्रहार हमारे देश में, बापू के इस राम राज्य में कोई किसी पर प्रहार नहीं करता। तो स्वागताधिकारी कहते हैं कि प्रहार हमारे देश में, बापू के इस राम राज्य में, बापू के इस राम राज्य में कोई प्रहार नहीं करता। हम अब पूर्ण सभ्य हो चले हैं। आदमी जितना बर्बर और असभ्य रहता है उतना क्रूर और हिंसक होता है। ज्यों ज्यों सभ्यता आती जाती है त्यों त्यों वह दयालु और अहिंसक होता जाता है। सभ्यता की पहचान ही है अहिंसा। स्त्री कह रही है कि आपकी बातें सत्य के बहुत निकट मालूम होती है। स्वागताधिकारी कहते हैं कि बापू कहा करते थे कि अहिंसा का संदेश सबसे पहले स्त्रियां और बच्चे समझते हैं। बापू के कथनानुसार पहला सत्याग्रही एक बच्चा था। पुरुष कह रहा है, तो क्या आपके देश में सेना भी नहीं रखी जाती? यहाँ इस हवाई अड्डे के अगल बगल कहीं किसी सैनिक या प्रहरी को नहीं देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। जो आगंतुक है, पुरुष आगंतुक जो है, वो ये कह रहा है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं उतरा यहाँ पे हवाई जहाज से तो आसपास कोई प्रहरी, कोई चौकीदार, कोई गार्ड नहीं था। तो ऐसा कैसे है? क्या आप लोग सेना भी नहीं रखते? उसे बड़ा अचंभा हो रहा है। हालांकि बापू के राम राज्य में सेना नहीं रखी जाती थी, लेकिन कल्पना की बात मैं कर रही हूँ, और वाकई में भी ऐसा है। कोस्टा रिका की बात हम लोग करेंगे आगे, जहाँ पे सेना नहीं रखी जाती बल्कि जितने भी रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है। रीज़न और भी बहुत सारे हैं, पर यहाँ मैं अभी संदर्भ से भटकूंगी नहीं और हम यहीं पे रहेंगे, इसी हवाई अड्डे पे, जहाँ पे कोई प्रहरी नहीं मिला है आगंतुक को। और वो बड़ा आश्चर्यचकित है कि ये कैसे देश में मैं आ गया हूँ, ये कैसा भारत है जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रहरी नहीं है। और अभी आश्चर्य आगे और भी है, चलिए देखते हैं। तो स्वागताधिकारी कहते हैं कि नहीं, हमारे देश में सेना नाम की कोई चीज नहीं। जब हम स्वतंत्र हुए थे कुछ दिनों तक हमने सेना रखी। हम लड़ाइयों में भी शामिल हुए, किंतु धीरे धीरे उसकी व्यर्थता सिद्ध हो गई। पुरुष कहता है, और यदि कोई आपके देश पर चढ़ाई करे तब? स्वागताधिकारी कहते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं आप? क्या इस वैज्ञानिक युग में देशों पर चढ़ाई करने की जरूरत रह गई है, जबकि एक छोटी सी पुड़िया सारे संसार को भस्म कर सकती है? इन परमाणु अस्त्रों के बाद फिर सेना की क्या सार्थकता रह गई? वह तो जहां की तहां खड़ी रह जाएगी या ढेर हो जाएगी। लेखक का कटाक्ष है कि सेना रखने की जरूरत ही कहाँ रह गई है जब हम इतने सभ्य हो चले हैं। ये तो भारत की बात हो रही है 2051 की, जहाँ पे कि सेना नहीं रखी गई है और सेना की सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि सेना रखने की जरूरत ही क्या है, जबकि इस परमाणु युग में जहाँ पे एक छोटी सी पुड़िया से सारा संसार भस्म हो सकता है, तो सेना तो जहाँ की तहाँ खड़ी रह जाएगी, तो उसको रखने की क्या सार्थकता है? पुरुष कहता है कि आपके देश को भस्म करके आपको गुलाम तो बनाया जा सकता है। स्वागताधिकारी हंसते हुए कहते हैं, गुलाम बनाया जा सकता है। एक बार हमें गुलाम बनाया गया था। उनका शस्त्र बल भी असीम समझा जाता था, किंतु बापू की अहिंसा के सामने उनकी कोई शक्ति काम नहीं आई। और उस समय तक अहिंसा पर हमें ऐसी आस्था भी नहीं थी। बस देश में सिर्फ एक मुट्ठी लोग अहिंसक थे। उन्हीं को लेकर बापू ने उस समय के संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को भगा दिया। आज तो हमारा बच्चा बच्चा अहिंसा का मर्म समझ चुका है। तो कहीं ना कहीं लेखक ये बता रहे हैं कि जिस समय बापू थे और जिस समय सत्याग्रह वगैरह होता था, सत्याग्रह के बारे में मैं बता दूं कि सत्य और अहिंसा ये दो धुरी पे उनकी राजनीति चलती थी गांधी जी की, और ये बहुत बड़ा अस्त्र था। दरअसल ये अस्त्र ऐसा नहीं था जो आपको रखने की जरूरत पड़े, कोई ऐसा अस्त्र जो आपके हाथ में हो, सदैव आपके पास रहे और जब कोई आप पर हमला करे तो आप उस अस्त्र का प्रयोग कीजिए। बल्कि सत्य और अहिंसा का जो जोड़ा था, ये आंतरिक शक्ति थी, आंतरिक बल था। यदि कोई अत्याचारी अत्याचार करता था तो उसको विमुख कर देता था, और ये उसकी एक तरह की पराजय होती थी, क्योंकि अहिंसा के सामने उसका कुछ चलता नहीं था।
तो ये 2051 का जो भारत है, ये गांधी जी के राम राज्य की कल्पना है, जिसमें कि अहिंसा को बच्चा बच्चा जानता है। और जिस समय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, उस समय के बारे में स्वागताधिकारी ये कह रहे हैं कि उस समय तो सिर्फ कुछ लोग ही थे जो अहिंसक थे और इस रास्ते पे चलते थे, और उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, और तभी भी इतनी शक्तिशाली राष्ट्र को, इतने शक्तिशाली देश को हरा दिया था। लेकिन आज के समय में यानी 2051 में तो हमारे यहाँ बच्चा बच्चा जो है वो अहिंसक है, सारे के सारे बच्चे जो है वो अहिंसा का पाठ पढ़ते हैं। तो हमें सेना रखने की जरूरत ही क्या है? कहने का मतलब, जब हमारे पास आंतरिक बल, आंतरिक शक्ति है जिससे हम किसी को भी पराजित कर सकते हैं, तो सेना रखने की जरूरत ही क्या है? और दूसरी बात कि परमाणु युग में सेना का क्या औचित्य है? तो पुरुष कहता है तो लीजिए यह पिस्तौल, पिस्तौल निकाल कर देता है, यानी कि वो जमा कर रहा है, उसे अंदर जाना है विश्रामालय में, उसके पहले वो वहां पे अपना पिस्तौल जमा कर देता है। तो स्वागताधिकारी देख के ऐसे घबरा जाता है, आह, उफ, स्त्री, अरे आप इस तरह विचलित क्यों हो गए महोदय, महोदय। तो स्वागताधिकारी कहते हैं क्योंकि वो पिस्तौल काले रंग की थी, तो कह रहे हैं कि यदि यह कल मुही संसार में नहीं आई होती तो बापू को उस दिन उस प्रकार मरना नहीं पड़ा होता। श्रीमती जी, पिस्तौल देखते ही हमारे हृदय में घृणा की जो भावना उमड़ पड़ती है, क्या आप लोग उसकी कल्पना भी कर सकेंगे? उफ। स्त्री, गांधी जी की हत्या? स्त्री कहती है कि गांधी जी की हत्या, उसकी कल्पना तो हमें भी कंपा देती है, क्योंकि ये उस समय की बात हो रही है जब गांधी जी को गोली मारा गया था और वो प्रार्थना सभा के लिए निकल रहे थे, और भीड़ में से एक गोली आके उन्हें लग गई थी, और उनके मुख पर जो अंतिम शब्द थे वो भी राम था, हे राम। तो उन्होंने ये राम राज्य की कल्पना भी की थी। तो वही एक स्त्री कह रही है कि हाँ, उनकी जो हत्या हुई थी, जैसे स्वागताधिकारी ने कहा कि पिस्तौल यदि नहीं होता तो गांधी जी की हत्या उस समय नहीं उस तरीके से होती। तो स्त्री भी कहती है कि हाँ, उनकी हत्या तो मतलब हमारी भी रूह कपा देती है। स्वागताधिकारी कहते हैं कि और उसके बाद भी आप लोग अस्त्र शस्त्र की बातें करते हैं। खैर, अभी अतिथिशाला जाइए, फिर कभी बातें होंगी। नमस्कार। परिचालक, परिचालक रथ लाइए। स्त्री, नमस्कार नमस्कार। पुरुष, नमस्कार नमस्कार। तो मोटर के निकलने की आवाज, वो लोग नमस्कार करके निकल जाते हैं और प्रतीक्षालय में पहुंचते हैं जहाँ पे मोटर रुकती है, और वहाँ पे वो अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रथम दृश्य समाप्त होता है, और दूसरे दृश्य में हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे, यानी कि विश्रामालय में, जहाँ पे मोटर के रुकने की आवाज आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे यात्रा में सहभागी बनने के लिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि साहित्य का विकास सिर्फ इससे नहीं होगा कि मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ लूँ और इस वीडियो को अपलोड कर लूँ। शायद कुछ लोग देख लें, शायद तब तक भी इसका विकास नहीं होगा जब तक ये आगे प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो जितना संभव हो सके प्रेषित कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।